वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का जो कि छूट छूट जो बचा हुआ था एंसेंट हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड और इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ सबसे पहले है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो नई जानकारियां हैं वो अवश्य रूप से मिल जाएंगी, और साथ ही साथ शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं शेयर करने में। और अन्य दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब जरूर करवा लेंगे। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब इससे कम प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी 60 बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और डेली करंट अफेयर्स का सेशन भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रागैतिहासिक काल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारी पूंजी है। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रागैतिहासिक काल में अगर इसका हम लोग संधि विच्छेदित करेंगे तो प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, अर्थात जो पुराना ऐतिहासिक काल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें पत्थरों के औजार बना करते थे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिसका कोई लिखित सामग्री नहीं। प्रागैतिहासिक काल में किसी प्रकार का कोई लिखित सामग्री नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो इस काल के इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। खुदाई के दौरान या फिर कहीं साक्ष्य के आधार पर प्राप्त हुआ, तो उसी के आधार पर इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक स्रोतों से। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जो उद्भव है और विकास किस में, प्लेस्टोसीन उस अर्थात प्रतिनूतन काल कहा जाता है। तो इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता का जो उद्भव है और विकास है वह प्रतिनूतन काल में। प्रतिनूतन का मतलब होता है जब मनुष्य की अभी उत्पत्ति हो रही है, मनुष्य का अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी को प्रतिनूतन काल कहा जाता है। तो इतिहासकारों का मानना यही है। तो जिसका कोई लिखित सामग्री नहीं होता उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि इतिहास से भी पहले का काल। प्राग का मतलब पहले, ऐतिहासिक, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य होते थे वे आखेटक और खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी, अर्थात इनका जो मूल था वह शिकार करते थे और भोजन को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, खोजते थे। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। ये हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के औजार का प्रयोग करते थे। किस प्रकार का, हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के औजार का प्रयोग करते थे। और इनका जीवन शैली क्या था अस्थायी, अर्थात एक जगह कहीं टिक कर नहीं रहते थे, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, घुमंतु इनका जीवन था। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे पूरा पाषाणकालीन मानव। हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के औजार का प्रयोग करते थे। इनका जीवन शैली अस्थायी था। और मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो मध्य का पाषाण काल में भी लोग आखेटक थे, अर्थात शिकारी थे, लेकिन साथ ही साथ अब ये लोग पशु पालने का शुरुआत कर दिए थे, पशुपालक हो गए थे, जानवरों को पालने लगे थे।
ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मोबाइल का जब विकास हुआ तो लोग कंप्यूटर को थोड़ी भूल गए, तो वही चीज़ है, कागज़ को थोड़ी भूल गए। तो शिकार के साथ साथ अब थोड़ा सा उनमें विकास हुआ, तो मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल में वे लोग आखेटक तो थे ही, साथ ही साथ वे जानवरों को पालना सीख गए, पशुपालक हो गए। और नवपाषाण काल में आखेटक तो थे, शिकार करते थे, जानवरों को भी पालते थे, लेकिन सबसे बड़ा हो गया कि ये खाद्य उत्पादक हो गए, अर्थात कृषि का आविष्कार हो गया तो भोजन को उपजाने लगे। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा गया चीज़ है कि नवपाषाण काल में अर्थात नियोलिथिक एज में ये खाद्य उत्पादक हो गए। अब हम लोग, अब ये जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है वह 25 लाख बरस से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना? 25 लाख बरस से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। और जो मध्य पूरा पाषाण काल है वह 50,000 बरस से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उच्च पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इनमें मानव जीवन अस्थिर था, बिल्कुल अस्थिर, अर्थात मनुष्य का केवल उद्भव हुआ था। मनुष्य का केवल क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। अग्नि का आविष्कार हो गया था, तो निम्न पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में यदि और डीप पूछा जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हो चुका था। इसमें लोग शिकार करके भोजन संग्रह करते थे। लोग क्या करते थे? शिकार करके भोजन संग्रह करते थे। इसमें औजार का सबसे पहले खोज किया गया, और ये सभी औजार किसके होते थे? पत्थर के होते थे। और इस काल में औजार का खोज किसने किया? 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो इस समय के जो औजारों के खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। अब है कि याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा पाषाण काल के, अगर ये भी पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के औजार का सबसे पहले खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 ईस्वी में। इस समय के प्रमुख औजार कौन कौन थे? तो देखिए, इस समय के जो प्रमुख औजार थे, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, जिसे हैंड एक्स कहते थे, विदारनी अर्थात क्लेवर, खंडक अर्थात चॉपर। तो जो नुकीले होते थे, बिना आकार के औजार हुआ करते थे पत्थर के, जैसे कि कुल्हाड़ी। यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहला औजार मनुष्य के द्वारा कौन सा औजार खोजा गया? तो कुल्हाड़ी। किस चीज़ का? तो पत्थर का कुल्हाड़ी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यह पूछा जाता है। तो प्रमुख औजार में है कुल्हाड़ी, जिसे हस्त कुठार उस समय कहा जाता था, हैंड एक्स, विदारिणी अर्थात क्लेवर, खंडक जिसे चॉपर कहते थे। इस समय के जो निम्न पूरा पाषाण काल में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो कश्मीर, राजस्थान का थार, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, और पंजाब पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी। पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी। तो कौन कौन से प्रमुख स्थल थे इस निम्न पूरा पाषाण काल के? कश्मीर, राजस्थान का थार, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं
यहाँ से चित्र सबसे पहले चित्रकारी प्राप्त हुई थी पूरा पाषाण काल के। उसके बाद पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी। अन्य औजार कौन कौन थे? धनुष, तीर, सुई, गदा। धनुष, तीर, सुई, गदा ये सभी निम्न पूरा पाषाण काल के औजार थे। अब मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो यह 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें अग्नि का व्यापक पैमाने पर प्रयोग शुरू हुआ। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में अब केवल आग की खोज की गई। निम्न पूरा पाषाण काल में लोगों को आग के बारे में प्रयोग करने के बारे में जानकारी उतना अच्छा से नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मध्य पूरा पाषाण काल आया, वास्तव में देखिए इस केवल नाम रखा गया है, ये सभी पूरा पाषाण काल के ही पाठ हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल में अग्नि का व्यापक पैमाने पर प्रयोग शुरू हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अग्नि का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किस में शुरू हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल में। इस मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक कहने का मतलब है कि इसमें जो पत्थर के औजार होते थे वे छोटे छोटे सूक्ष्म होने लगे, एक फलक की तरह, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल को। इसमें वस्तुओं का निर्माण पत्थर के गोले से होता था, जिसे बटिकास्म कहते थे, और इस पत्थर को बनाने की कला को बटिकास्म उद्योग कहा जाता था। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो वस्तुओं का निर्माण होता था वे पत्थर के गोलों से, अर्थात इस प्रकार के उद्योग को बटिकास्म उद्योग कहा जाता था। इसमें प्रमुख औजार थे फलक, बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी। तो इसी कारण इसको फलक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रमुख औजार कौन कौन थे? फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी। प्रमुख स्थल की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश का है, नेवासा महाराष्ट्र का, और उड़ीसा। तो इस समय के प्रमुख स्थल हैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का, नेवासा महाराष्ट्र और उड़ीसा। और इम्पॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी? मध्य पूरा पाषाण काल के खोज की थी कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में। मध्य पूरा पाषाण काल के औजार और इसके समय की खोजकर्ता माना जाता है 1867 ईस्वी में कार्लाइल को। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो 10,000 से लगभग 1,000 ईसा पूर्व। देखिए, डेट यह समय नहीं पूछा जाता, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग समय निर्धारित है। 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व उच्च पूरा पाषाण काल निर्धारित है। इसमें नए चकमक उद्योगों का विकास हो गया। चूँकि अब मनुष्य ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया, तो अब इसमें नए चकमक उद्योगों का विकास शुरू हुआ। इसी समय आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस का उदय हुआ, लगभग 4,000 ईसा पूर्व। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस काल में आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस का उदय हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल, जिसे नौ पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, नौ पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। अब देखिए, एक सेकेंड, सॉरी। तो आधुनिक मानव अर्थात जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, इसका उदय लगभग वैसे तो माना जाता है 40,000 ईसा पूर्व, यानी कि यह मध्य पूरा पाषाण काल में ही उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि नौ पाषाण काल में ही, वास्तव में अगर प्रश्न पूछा जाए तो नौ पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल ही हम लोग उत्तर देंगे। वास्तव में 4 से 5,000 बरस पहले होमोसेपियंस का उदय माना जाता है। भीमबेटका में चित्रकारी की सबसे पुरानी प्रमाण मिली है इसी उच्च पूरा पाषाण काल में। तो भीमबेटका जो कि कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है, और यहीं से सबसे पहले चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। और यह किस काल का था? तो नौ पाषाण काल का।
इसके समय के प्रमुख औजार जो थे वे और छोटे हो गए थे। इसमें फलक और तक्षणी अर्थात ब्लेड और बर्न सल्क जो बहुत धारदार होते थे। तो पत्थर के तो औजार होते थे लेकिन काफ़ी धारदार होते थे, जिसमें प्रमुख औजार था फलक और तक्षणी अर्थात ब्लेड एंड ब्यूरिन सल्क। प्रमुख स्थल की बात की जाए तो बीजापुर, इमाम गांव महाराष्ट्र, बीजापुर कर्नाटक का और महाराष्ट्र का इनाम गांव, ये सभी जो थे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हुआ करते थे। तो ये तो था प्राक ऐतिहासिक काल। अब एक होता है ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसका लेख पढ़ा जाने लगा। इसमें बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध जैन धर्म का काल, महाजनपद का काल आता है कि इसमें सारे चीज़ों का उपलब्धि आ गया। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए और साथ ही साथ लेखों को भी पढ़ा जाने लगा, जैसे बौद्ध काल, जैन काल, महाजनपद काल। तो ये तो था पुरापाषाण काल। अब हम लोग आते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल तो उच्च पुरापाषाण काल हमने देखा, मध्य पुरापाषाण काल देखा। अब हम लोग आते हैं मध्यपाषाण काल पर। पूरे पाषाण काल के 3 पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं मध्यपाषाण काल पर, जिसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो मध्यपाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। कब तक? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ये कबीले और परिवार समूह में रहते थे। किसमें? कबीले और परिवार समूह में। कौन कौन से क्षेत्र के प्राचीनतम साक्ष्य इस क्षेत्र के मिले हैं? आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बागोर। इसमें इन सभी जगहों पे मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल का जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से। इसमें सूक्ष्म पाषाण खलक का उद्योग होने लगा। इसमें काफ़ी सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग शुरुआत हो गया। अर्थात जो मध्यपाषाण, जो पुरापाषाण काल में औजार छोटे होते थे, अब उसका भी साइज काफ़ी छोटा हो गया। प्रमुख औजार में थे पत्थर के बहुत छोटे औजार, नौका, धनुष, तीर, मछली के शिकार करने के औजार, ये सभी इसके औजार हुआ करते थे। इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं? तो आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, ये सभी मध्य प्रदेश के इलाके के थे। भीमबेटका कहाँ पे है? भोपाल में। तो आदमगढ़, होशंगाबाद, भोपाल का भीमबेटका, ये सभी मध्य प्रदेश में आते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो सिद्धि के पास बाघोर, राजस्थान में सिद्धि के पास बाघोर। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में लंगनाज और बागोर, लंगनाज और बागोज, मेहरगढ़, मेजा, सराय नहर राय, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हैं। और बिहार के पायसरा और मुंगेर में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आते हैं नवपाषाण काल पर। तो नवपाषाण काल में बात की जाए तो नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व माना जाता है। कब? 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। ये विश्व की बात कर रहे हैं। भारत की बात की जाए तो यह 4,000 से 700 ईसा पूर्व की बात की जाती है। 4,000 ईसा पूर्व से 700। इसमें हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार तैयार होता था। तो नवपाषाण युग में हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार बनता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में। इसमें मछली का शिकार और पशुपालन भी होता था। मछली का शिकार और पशुपालन भी होता था। इसके प्रमुख औजार कौन कौन थे? तो पालिशदार पत्थर के औजार, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, चिसल,
और मिट्टी के बर्तन। तो पालिशदार पत्थर के औजार, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, चिसल और मिट्टी के बर्तन। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो पाकिस्तान का मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफराल, जम्मू कश्मीर का गुफराल, कोल्डिहवा, महागढ़ उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा और महागढ़, बिहार का चिरांद और सेनुआर ये सारण जिला में पड़ते हैं, वैशाली और सारण में। उसके बाद सरुतरु मारकडोला, ये कहाँ पे है? असम में। असम का सरुतरु मारकडोला, ब्रह्मगिरी, कोडेकॉल, हल्लूर, मस्की, टिकलीहल, सग्गनकल्लू, ये सभी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। और तमिलनाडु के पायमपल्ली में। तो इन सभी इलाकों में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये तो था हमारा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है कांस्य युगीन सभ्यता, अर्थात जिसमें कांसा और तांबे का प्रयोग शुरुआत हो गया। कांसा और तांबे का प्रयोग याद रखेंगे, इसमें तांबा और कांसे की खोज हो गई थी। तो इसी कारण इस काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सभी औजार इसमें तांबे और कांसे के होते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि सबसे पहले बात की जाए कि किस धातु की खोज हुई थी, तो तांबा की हुई थी। इसीलिए इसके बाद इस युग का नाम रखा गया है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला यदि कोई धातु खोजा गया तो वो था तांबा। और इस सभी औजार तांबे और कांसे के होते थे। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक, पत्थर के औजारों का भी प्रयोग होता था। तो इसमें कांस्य युगीन सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक का प्रयोग होता था, पत्थर के औजारों का भी प्रयोग होता था। खेती, पशुपालन, हस्तकला और व्यापार काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें विकास, इसमें भी खेती होती थी, पशुपालन होता था, हस्तकला और व्यापार का भी विकास इसमें हो गया। 2500 से 1300 बरस इसको माना जाता है, 2500 से 1300 ईसा पूर्व तक। इस काल में लाल और काला मृदभांड का काफ़ी ज़्यादातर क्या हुआ, तो काफ़ी लाल और काला मृदभांड क्या होता है? इस प्रकार का एक बर्तन होता है। तो लाल और काला काफ़ी जो है इस काल में का प्रयोग हुआ, ताम्रपाषाण काल में लाल और काला इंपॉर्टेंट है। अब है कि इसमें कई प्रकार की संस्कृतियों में इसे बांटा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता को आहार संस्कृति, जो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है, आहार संस्कृति को, जिसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। इसमें राजस्थान, जिसे तांबे का भंडार कहा जाता है, ताम्रवती और गिलुंड जिसे जो राजस्थान में पड़ते हैं, इसे तांबे का भंडार कहा जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में आहार संस्कृति का विकास हुआ। यह संस्कृति हड़प्पा का समकालीन था। किसका? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिंधु घाटी, तो उसी के समकालीन इसे माना जाता है। 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल। उसके बाद है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति 2450 से लेकर 1750 ईसी पूर्व तक माना जाता है। कब? 2450 से 1750 ईसा पूर्व। सालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व। सालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रभास संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। प्रभास संस्कृति इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मालवा संस्कृति के बारे में, और पूछा भी गया है। तो मालवा संस्कृति जो है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसमें काला और लाल बर्तन अर्थात मृदभांड का प्रयोग हुआ, काला और लाल मृदभांड। इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता को काला और लाल मृदभांड का प्रयोग होने वाला सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद है रंगपुर संस्कृति। इसे 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक माना गया है, रंगपुर संस्कृति। और एक और इम्पोर्टेंट है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति में लाल बर्तन का प्रयोग होता था। कौन सा? लाल बर्तन का, जिसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक माना गया है। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद आता है लौह युग सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद कौन आता है? लौह युगीन सभ्यता। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है,
इसमें मनुष्य के औजार किसके होते थे? लोहे के, अर्थात मनुष्य ने लोहे का प्रयोग सीख लिया। तो 1300 ईस्वी के आसपास लोहे की खोज की गई थी और इसका पहला प्रमाण लोहे का कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा और हस्तिनापुर का इलाका है, अतरंजी खेड़ा। वहीं पे इसका पहला प्रमाण मिला था, लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे की खोज की पहली प्रमाण कहाँ से मिली? उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा से और हस्तिनापुर से। तो अभी बीपीएससी 68 बीपीएससी में पूछा भी गया है, जो पीटी हुआ था, कि लोहे का खोज लगभग कब माना गया है? तो यह 1300 ईसा पूर्व के आसपास। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो ये टॉपिक बताया जा रहा है, इसको पढ़ने के बाद जितने सारे, इसको ध्यान से 2-3 बार यदि हम लोग देख लेंगे, सुन लेंगे, तो जो भी सारे डाउट हैं, खास करके इस प्राक ऐतिहासिक काल को लेकर, तो पूरा डाउट दूर हो जाएगा। पूरा कंप्लीट जो है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो 1300 ईस्वी के आसपास लोहे की खोज की गई, जिसका पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से और हस्तिनापुर से। इस काल में विभिन्न भाषाओं और वर्णमालाओं का विकास हो गया। तो इस काल में विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास हो गया, अर्थात मनुष्य ने लिखना पढ़ना अब चालू कर दिया। साहित्य और इतिहास लिखा जाने लगा। इसी काल में साहित्य और इतिहास को क्या किया जाने लगा? तो लिखा जाने लगा। संस्कृत और चीनी भाषाओं का साहित्य इस काल में काफ़ी फला फूला। तो जो संस्कृत और चीनी भाषाओं का साहित्य है, इस काल में काफ़ी फल फूल गया। अभी हमने क्या बताया था कि जैन, बौद्ध, ये परंपराएं जो जैन और बौद्ध काल था, तो उसी में इस लौह काल का विकास हुआ। तो उसमें जैन और बौद्ध के समय, महाजनपद के समय चीनी यात्री आने लगे, साहित्य लिखाने लगा। तो संस्कृत और चीनी भाषाओं का साहित्य इस काल में काफ़ी फल फूल गया। ऋग्वेद और अवस्थाई गाथाएं इसी काल में लिखी गई। तो जो ऋग्वेद थी और अवेस्ता, जो कि पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, इसी काल में लिखी गई। कृषि, धार्मिक विश्वासों और कला शैलियों में भी इस युग में भारी परिवर्तन हुआ। तो कृषि, धार्मिक विश्वासों और कला शैलियों में भी इस युग में भारी परिवर्तन हुआ, अर्थात कि कृषि जो हुआ वह कृषि क्षेत्र काफ़ी अब ज़्यादातर स्तर पे होने लगा। लोग धर्म के प्रति ज़्यादातर अब रुझान आने लगे, धार्मिक विश्वासों में लोग रुचि देने लगे, धर्म का बोलबाला शुरू हो गया और लोग अब कला शैली में भी रुचि दिखाने लगे, भारी परिवर्तन हुआ। अब हम लोग कुछ अन्य तथ्यों पर आते हैं, पूरा नवपाषाण काल के कुछ अन्य तथ्यों पर आते हैं। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र का मेहरगढ़ है, वहाँ से गेहूं और जौ की खेती एवं भेड़ और बकरी पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र के मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती और भेड़ और बकरी पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किस अनाज का खोज हुआ? गेहूं और जौ का। और कृषि के प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है मेहरगढ़। यहीं पे कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू भैंस के साक्ष्य प्राप्त हुए 7000 ईसा पूर्व में। तो इसी मेहरगढ़ के इलाके में पालतू भैंस के साक्ष्य प्राप्त हुए लगभग 7000 ईसा पूर्व में। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कोल्डिहावा क्षेत्र है। तो वहाँ से सबसे पहले विश्व में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहावा से विश्व में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ हम लोग जो देखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक एक चीज़ दिमाग में नोट करते जाएंगे और बार बार रिपीट करके इसको देखेंगे। 2-3 बार यदि इसे देख लेंगे और तो यह आसानी से क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और साथ ही साथ इन टॉपिकों को खुद से लिखने का भी प्रयास करेंगे। और अधिक से अधिक लोगों को, सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए जितना ही लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों को
इस एडू चैनल में जोड़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। इससे कुछ भला हो जाएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है और अच्छा है। चूँकि कंटेंट अगर कहीं कंटेंट में लगेगा इस तरह का कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करें, हम लोग उसे मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कुलडीहवा से विश्व में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है और लगभग 6000 ईसा पूर्व में इसे चावल का जन्मदाता माना जाता है, जन्म स्थान, चावल का जन्म स्थान है। कौन? कुलडीहवा। बुर्ज होम अर्थात जिसे जन्म स्थान कहा जाता है या भुर्ज वृक्ष का स्थान कहा जाता है, तो बुर्ज होम अर्थात जन्म स्थान या भुर्ज वृक्ष का स्थान जो कहाँ पे है? कश्मीर में। वहाँ से गर्तावास की प्राप्ति हुई है, अर्थात गड्ढा घर की प्राप्ति हुई है। गड्ढा घर का मतलब ये नहीं कि लोग गड्ढों में रहते थे, गड्ढों में गहरा करके घर बना के लोग रहते थे। तो बुर्ज होम से अर्थात बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान या बुर्ज, एक भुर्ज नामक वृक्ष है उसी का स्थान जो कहाँ पे है? कश्मीर में। तो वहाँ से गर्तावास की प्राप्ति हुई है, गड्ढा घर की प्राप्ति हुई है। हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण के साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है। तो यहाँ से हड्डी के औजार और छोटे छोटे महीन पत्थरों के साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है, औजार की प्राप्ति हुई है। बुर्ज होम से कब्र में मालिकों के शव के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी शव के साथ दफनाने के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। शिकार और पशुपालन के भी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो इसी बुर्ज होम से एक साक्ष्य कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी शव के साथ दफनाने की साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो मालिक के साथ जो कुत्ता होते थे उनको भी मार के दफना दिया जाता था। यह इसके साक्ष्य प्राप्ति हुई है कहाँ से? तो बुर्ज होम से। साथ ही साथ यहाँ से शिकार और पशुपालन के भी बहुत सारे साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, शिकार और पशुपालन के। गुफराल, जिसे कुम्हार की गुफा कहते थे, गुफराल का मतलब क्या होता है? कुम्हार की गुफा। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। बिहार के सारण के चिरांद से हड्डियों के औजार, विशेषतः हिरण के सींग के बने उपकरण की प्राप्ति हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के सारण जिले के चिरांद से हड्डियों के औजार के प्राप्ति हुई है, विशेष करके हिरण के सींग के बने उपकरण की प्राप्ति। तो पूछा गया है कि हिरण के सींग के बने उपकरण की सबसे पहले प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो चिरांद से। सबसे पहले नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया? कुत्ता को। और किस काल में? तो नवपाषाण काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में सबसे पहले कुंभकारी की शुरुआत की गई, जिसमें बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड होते थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले कुंभकारी की शुरुआत हुई, अर्थात कुम्हार अर्थात चाक बनाने का, बर्तन बनाने की जो कला का शुरुआत हुआ वह किस काल में? सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरुआत हुआ। इसमें बर्तनों पे पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड बनाए जाते थे। कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं और वहाँ से मनुष्यों के निवास स्थान की भी प्राप्ति हुई है। तो ये सभी फैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल के लिए। तो कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर की प्राप्ति हुई है, साथ ही साथ उस समय वहाँ के निवास स्थान की भी प्राप्ति हुई है। अब है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो हो गया था, उसके बाद उनके लेखों को पढ़ा नहीं जा सका। तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, उसमें कोई लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लेखन कला का तो विकास हो गया था, लेकिन
उसके लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। साथ ही साथ इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध था, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में लेखन का तो प्रचलन हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इसके साक्ष्यों को भी पढ़ा जाने लगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और इस काल में लेखन कार्य का तो प्रचलन हुआ है, लेकिन इनके लेखों को नहीं पढ़ा जा सका। इसी काल में जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसी काल के अंतर्गत माना गया है। अब कुछ अन्य तथ्यों को भी हम लोग देखें, कुछ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे तो पुरापाषाण काल के मनोरंजन के साधक कौन थे, शिकार। तो पुरापाषाण काल के मनोरंजन के साधन थे शिकार। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत किस काल में हुई, नवपाषाण काल में। तो अभी तक मनुष्य घुमंतु कर खाद्य संग्राहक था, लेकिन अस्थायी रूप से निवास कब किस युग में प्रवेश हुआ, नवपाषाण काल में। सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया नवपाषाण काल में कुत्ता को। तो अभी हमने देखा कि यदि पूछा जाए कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को। कौन से काल में, नवपाषाण काल में। मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, और इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, अतिरम पक्कम में। तो मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार था कुल्हाड़ी और इसकी प्राप्ति हुई है अतिरम पक्कम। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं, जो कि पहली फसल मानी जाती थी, और जौ को यौ कहा जाता था। तो यदि पूछा जाए कि पहली फसल जो है पुरापाषाण काल में पहली फसल कौन थी, तो गेहूं। लेकिन गेहूं के बाद तुरंत प्राप्त हुआ यौ अर्थात जौ। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन थी, गेहूं, जो पहली फसल थी, और उसके बाद यौ अर्थात जौ। मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया, चावल का। अगर पूछा जाए कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया, तो चावल का। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई। तो पल्लावरम नामक स्थान है जहाँ पे पहली बार भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज की गई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के थे, पत्थर अर्थात स्फटिक के। तो भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग था उसके प्रमुख और जितने सारे औजार थे अधिकांश था वह किस चीज के थे, तो स्फटिक अर्थात पत्थर के थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो। इसे सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के बारे में बात की जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। किससे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है। तो इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है। अब देखिए पुरातत्व विभाग का जनक कौन किसे माना गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें पुरातत्व विभाग का प्रभार बनाया। तो देखिए 1861 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया और इसका महानिदेशक किसे बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। वर्ष 2011 में इसका
150वां वर्ष पूरा हो गया। किसका? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र के बोरी से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण अर्थात पत्थर का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र के बोरी से, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का है। कब 14 लाख वर्ष पूर्व? देखिए, पुरातत्वविद थॉमसन के द्वारा कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पाषाण काल अर्थात जिसमें पत्थर का प्रयोग होता था, दूसरा कांस्य युग अर्थात जिसमें धातुओं का प्रयोग हुआ, और तीसरा लौह युग अर्थात जिसमें लोहे का आविष्कार हो गया। तो पुरातत्वविद थॉमसन के द्वारा कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है, पहला है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युगीन और तीसरा है लौह युग। सोहन नदी घाटी से चापर चॉपिंग जिसे खंडक कहा जाता है और केबुल अर्थात पत्थर की प्राप्ति हुई है। तो सोहन नदी घाटी से चापर चोपिंग अर्थात खंडक की प्राप्ति हुई है और पेबुल अर्थात पत्थर की भी प्राप्ति हुई है। मद्रास से हस्तकुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा आदि की भी प्राप्ति हुई है। इन्हें हैंड एक्स कहा जाता था। तो मद्रास से कौन कौन सी चीजें? हस्तकुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा, इन सभी की भी प्राप्ति हुई है। इन्हें हैंड एक्स कहा जाता था। मध्य प्रदेश के हथनौरा, तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनौरा से सबसे पहले मनुष्य के खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। तो मध्य प्रदेश के हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी के पास पड़ता है, वहां से सबसे पहले मनुष्य के खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के खोपड़ी की प्राप्ति कहां से हुई है? सबसे पहले हथनौरा से। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका से पूर्व पाषाण काल, तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पास हथनौरा से सबसे पहले मनुष्य के खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के खोपड़े की प्राप्ति कहां से हुई है? हथनौरा से। अब है कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के चित्रकारी की प्राप्ति हुई है। तो इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों भागों की चित्रकारी की प्राप्ति हुई है। इसीलिए इस स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। अब है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के औजार प्राप्त हुए हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अब है कि हाथ से निर्मित पुरापाषाण काल के मातृदेवी की मूर्ति बेलन नदी घाटी अर्थात मिर्जापुर से प्राप्त हुआ। तो हड्डियों से निर्मित पुरापाषाण काल के मातृदेवी की मूर्ति बेलन नदी घाटी, जो कहाँ पे है? मिर्जापुर में है, वहां से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के लेखैया से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मृदभांड के प्राचीनतम और
प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर से युद्ध के साक्ष्य 4 नरकंकाल एक साथ और स्तंभ गर्भ की प्राप्ति हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का जो सराय नहर है वहाँ से युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युद्ध के साक्ष्य 4 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। कैसा? 4 नर कंकाल एक साथ। साथ ही साथ स्तंभ गर्भ की भी प्राप्ति हुई थी। स्तंभ गर्भ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मैदान से मृग श्रृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, स्त्री पुरुष युगल समाधान, इन सब की क्या हुई? तो प्राप्ति हुई। अब है दमदमा। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का दमदमा, इसमें 5 युगल समाधान 3 नर कंकाल एक साथ। तो इंपॉर्टेंट है कि जो दमदमा है वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहां से 5 युगल समाधान का मतलब क्या? स्त्री और पुरुष का जो एक साथ दफनाया जाता था, तो 5 युगल समाधान की प्राप्ति हुई है। 3 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। तो 3 नर कंकाल के 3 नर कंकाल के साक्ष्य एक साथ प्राप्त हुए हैं। 5 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के दमदमा से। उसके बाद लहुरा देव, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव से नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि और चावल के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। देखिए, प्राचीनतम कहा जाए तो कोल्डिहवा और मेहरगढ़, और यदि बात की जाए कि सबसे नवीनतम की बात की जाए वो लहुरा देव से। कहाँ? लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। तो यहाँ से कृषि एवं चावल के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पे जो पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए हैं? नवपाषाण काल से। तो राणा घुंडई, यहाँ से घोड़े के दांत की प्राप्ति हुई है, राणा घुंडई से। डाबरकोट, मुगल घुंडई, पेरियाना घुंडई, बालकोट। तो राणा घुंडई, यहाँ से घोड़े के दांत की प्राप्ति हुई है। डाबरकोट, मुगल घुंडई, पेरियानो घुंडई और उसके बाद बाहरकोट, ये सभी पाकिस्तान के स्थल हैं। अब है कि दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत में इसी पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को क्या नाम रखा गया है? महापाषाण काल। महापाषाण काल क्यों? क्योंकि पत्थरों के बड़े बड़े खंड के ऊपर कब्र बनाए जाते थे। पत्थरों के बड़े बड़े खंड के ऊपर क्या किए जाते थे? कब्र बनाए जाते थे। रागी एवं धान की खेती के साक्ष्य, दक्षिण भारत में रागी एवं धान की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के संगम कल्लू से राख के ढेर एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी हम लोग दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के संगम कल्लू से राख के ढेर एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी एवं मास्की से, यहाँ से भी पुरापाषाणिक काल के वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो किससे? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और मास्की से भी पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में किस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग होता था? गैरिक मृदभांड। तो पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में गैरिक मृदभांड का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में मिश्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में मिश्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक, वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक उत्तर काली पॉलिश मृदभांड का प्रयोग हुआ।
उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड का प्रयोग हुआ। उसके बाद गणेश्वर संस्कृति का विकास हुआ राजस्थान में। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। गणेश्वर संस्कृति का विकास हुआ राजस्थान में बनास नदी के किनारे। इसी कारण इस संस्कृति का नाम रखा गया बनास संस्कृति। क्या नाम? बनास संस्कृति। ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त हुआ है? मालवा संस्कृति से। तो ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मालवा संस्कृति से। ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो कांस्य युगीन सभ्यता था उसमें सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो दाइमाबाद है, जोरवे है, नेवासा है, नासिक है, चंदौली है, सोनार गांव है, इनाम गांव है। इनाम गांव किस संस्कृति में आता है? जोरवे संस्कृति में। तो महाराष्ट्र का दाइमाबाद, जोरवे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनार गांव, इनाम गांव, ये सभी जोरवे संस्कृति में आते हैं। किस संस्कृति में? जोरवे संस्कृति में। दाइमाबाद से तांबे का विशाल रथ, किलेबंदी मकान के साक्ष्य की प्राप्त होती है। तो दाइमाबाद से तांबे का विशाल रथ की प्राप्ति हुआ है। साथ ही साथ यहाँ से किलेबंद मकान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। किलाबंद मकान का मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ। इनाम गांव जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। तो महाराष्ट्र के इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। और 5 कमरों वाला मकान के साक्ष्य भी प्राप्ति हुई है। कितना? 5 कमरों वाला मकान के साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है। मध्य प्रदेश का कायथ, एरण और नौदा टोली, ये सभी कायथ संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश का कायथ, एरण और नौदा टोली, ये सभी कायथ संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। कोरतलयार घाटी जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब कुछ जगहों के नाम हम लोग देखें जहाँ से जो इस पाषाण काल से संबंधित हैं। जैसे तमिलनाडु का कोरतलयार घाटी, कुछ घाटियाँ भी हैं। तमिलनाडु का कोरतलयार घाटी, पाकिस्तान का सोहन घाटी, पाकिस्तान का सोहन घाटी, बुर्ज होम का अब एक चीज याद रखेंगे, जो धूसर मृदभांड है, धूसर मृदभांड का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे देखा गया? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से। दक्षिण नवपाषाण काल, दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। दक्षिण नवपाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पे चमकीला धूसर मृदभांड का प्रयोग शुरू हुआ। और पूर्वी नवपाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पे भूरा लाल मृदभांड का प्रयोग शुरू हुआ। भूरा लाल मृदभांड इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा प्रागैतिहासिक काल, एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस सिंध सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। तो देखिए, जो लोग इसमें नए हैं एक बार फिर से कह देते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं वे लोग शेयर कर दें, वो लोग निश्चित तौर पे शेयर करें। और हाँ, जो ऐड आता है, जो भी ऐड आएगा उसको पूरा देखें, क्योंकि इससे हमारा कुछ भला हो जाएगा। जितने सारे ऐड वाले प्रचार आते हैं उन सबको पूरा कंप्लीट समाप्त होने दें। तो चलिए, अगर कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ हो तो कमेंट जरूर करें, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को, और उसके बाद 19 और 20 फरवरी 2023 का जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। एक बात याद रखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है,